नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश सत्ता के फाइनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मेरा वचन ही मेरा शासन है की तर्ज पर 15 महीने सरकार चलाने वाले कमलनाथ और कांग्रेस ने अब अपनी रणनीति में उपचुनावों के मद्देनजर बदलाव किया है। 15 महीने के कार्यकाल में रिकॉर्ड वादे पूरे करने का दावा किया था, लेकिन वे अपने ही सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया को संतुष्ट नहीं कर पाए, लिहाजा सिंधिया भी गए और सरकार भी। अब कमलनाथ की सारी उम्मीदें नवंबर में होने वाले उपचुनावों पर जाकर टिक गई है। इसीलिए तो इस बार पार्टी ने विधानसभा वार क्षेत्रवार वचन पत्र जारी किया है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने भी आचार संहिता लगने से पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी जुटाकर लोकार्पण और शिलान्यास कर दिए थे। तो सत्ता के फाइनल में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो वादे जनता से किए थे उनका तो कुछ पता नहीं, लेकिन अब उपचुनाव में फिर कांग्रेस नए वादों के साथ मैदान मारने की कोशिश में है। पिछली बार 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में करीब 1000 वादे किए थे, लेकिन करीब 1 दर्जन वादे ऐसे थे जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे थे। इन्हीं को लेकर अब कांग्रेस की अग्नि परीक्षा होनी है। भाजपा भी इन्हीं को लेकर सवाल खड़े कर रही है और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में 15 साल बाद वापस लाने में किसानों के कर्ज माफी के वादे ने बड़ी भूमिका निभाई थी। घोषणा पत्र में कहा गया था कि सभी किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तब चुनावी सभाओं में यहां तक कहा था कि अगर कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के 10 दिन बाद इस वादे को पूरा नहीं किया तो मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद कर्ज माफी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। सिंधिया ने भी किसानों की बेहाली का मुद्दा उठाया, लेकिन राज्य सरकार की ओर से इसकी अनदेखी करते हुए कहा गया कि सब कुछ ठीक ट्रैक पर है। इस दावे के विपरीत 2019 लोकसभा चुनाव में आए नतीजों में बीजेपी को मध्य प्रदेश की 29 में से 28 पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस ने गेहूं उत्पादकों को 1 टन पर 150 रुपए बोनस देने का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार इस पर अमल नहीं कर पाई और इसके लिए संसाधनों की कमी का हवाला दिया गया। दूध उत्पादन पर प्रति लीटर 5 रुपए का बोनस का वादा खुद कांग्रेसी भूल गए थे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत के वादे को भी कांग्रेस भूल गई और पेट्रोल और डीजल पर सितंबर 2019 में 5% का अतिरिक्त वैट लगाया गया। वजह भारी बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना बताया गया। सूचना प्रौद्योगिकी में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा था, लेकिन युवाओं को भैंस चराने और बैंड बजाने की ट्रेनिंग दिलाई गई। कांग्रेस ने नर्सरी से पीएचडी तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का वादा किया था। 12वीं में 70% से अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को दोपहिया वाहन के लिए ब्याज सब्सिडी देने का वादा भी किया गया था, लेकिन इनमें से किसी भी वादे पर काम नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान हम एक वचन पत्र लेके आए थे, जिसमें हमने अनेक वादे किए थे। उन वादों में से 15 माह में 365 वादे हमने पूरे किए हैं। हमने वादा किया था किसानों का कर्जा माफ करना है, हमने किया है। इसको खुद भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान षड्यंत्रकारी सरकार ने सदन में रख के बताया कि हाँ, कांग्रेस ने कर्जा माफ किया है। हम फिर जनता के बीच में जा रहे हैं। अब हम जिन क्षेत्रों में हमने काम किया है वे जनता को बताएंगे और जनता की जो मांग हमको 15 माह में समझ में आई कि ये भी पूरा होना चाहिए, हम वो भी मांग उनकी लेके उसको भी वचन के रूप में पूरा करने के लिए जाएंगे। कांग्रेस हर विधानसभा के अलग वचन पत्र की बात कर रही है, तो कांग्रेस का तो मूल स्वभाव ही बंटवारे का है, विभाजन का है। चाहे देश का बंटवारा हो, चाहे विधानसभाओं में वादों का बंटवारा हो। पिछली बार भी वचन पत्र लेके आए थे, समग्र वचन पत्र था, पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक था, परंतु जब सरकार में आए तो देखने में क्या आया, सिर्फ छिंदवाड़ा जिले का और छिंदवाड़ा विधानसभा का ही विकास हुआ, बाकी पूरा मध्य प्रदेश जीरो करने का काम इन्होंने किया। अब ये अलग अलग विधानसभा का अलग अलग ला रहे हैं
तो लाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता इनको अवसर देने वाली है नहीं। ये कुछ भी वचन दे ले, अब इनके वचन की कोई वैल्यू बची नहीं है। अब फिर नए वादे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से, और उन दोनों से चर्चा के साथ हम आगे बढ़ाएं उसके पहले हमारे जो सीनियर पॉलिटिकल एडिटर हैं ललित उपमन्यु, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो भी हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, राजनीति में सबसे आसान काम है वादे करना, और वादा करने का सबसे आसान जरिया है खासतौर से चुनाव के दिनों में घोषणा पत्र, जिसको कांग्रेस ने पिछली बार वचन पत्र नाम दिया था। नाम बदल जरूर दिया था, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा उसको वो पालन कर पाए मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक कर्ज माफ़ी का ही अपन एक मुद्दा ले लें, जिसमें राहुल गांधी ने अपने भाषण में कह दिया था कि अगर 10 दिन में कर्ज माफ़ी नहीं हुई तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। और उसके पहले उन्होंने ना तो उसका कोई भौतिक सत्यापन किया कि कितने लाख किसान कर्ज में दबे हैं, उसके लिए कितना अरब रुपया लगेगा, और माली हालत सरकार की क्या है, खजाने की हालत क्या है। सिर्फ एक घोषणा पत्र कर देने से वादे पूरे नहीं हो जाते, और यही वजह है कि सरकारों के घोषणा पत्र या सरकारों के वचन पत्र अब बहुत संदिग्ध हो गए हैं जनता की नज़र में, और वो उसको उसी तरह लेते हैं जिस तरह से अमूमन आम बातों को लिया जाता है। वो बरसों बरस से ये परंपरा चली आ रही है कि सरकारें घोषणा करती है, लेकिन घोषणा करना और मैदानी तौर पे उसको पूर्ण करना, ये दो चीज़ों के बीच में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। फंड का, बुनियादी सुविधाओं का, या प्रायोगिक तौर पे वहाँ भौगोलिक कारणों से या किसी भी कारणों से जो वादा किया वो संभव है या नहीं है। और घोषणा पत्र बनाने से पहले इन चीज़ों का अध्ययन अमूमन नहीं किया जाता है, सिर्फ ये देखा जाता है कि इसका पब्लिक में बहुत अच्छा असर होगा तो हम ये घोषणा कर देते हैं। और इसी में कांग्रेस जो उलझी पिछली बार, उसी कर्ज माफ़ी में उलझी, और आज तक वो गले की हड्डी बना हुआ है, और किसानों के लिए भी और खुद कांग्रेस के लिए भी। तो अब घोषणा पत्र बहुत ज़्यादा ऐसे विश्वसनीय रह गए वो भी नहीं है। हालांकि दोनों राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल अभी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है कि उनकी घोषणा पत्रों की बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता मतदाताओं की नज़र में रह नहीं गई है। उसके बजाय सीधे अगर मैदानी काम किया जाए प्राथमिकताएं तय करके, तो शायद राजनीतिक दलों के लिए ज़्यादा विश्वसनीय काम हो। तो सबसे पहले प्रभु जी, जो कुछ आपने सुना कि घोषणा पत्रों का कोई औचित्य नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि वाकई में औचित्य नहीं है? और अगर औचित्य नहीं होता तो सारे पॉलिटिकल पार्टियां, मध्य प्रदेश की भी बात करें या देश के दूसरे तमाम हिस्सों में जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, अभी बिहार में चुनाव होना और 65 सीटों पर देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव होना है, तो पार्टियां वादे करती हैं। क्योंकि आप अगर मैदानी काम करेंगे, लेकिन मतदाता को तो आपको बताना ही पड़ेगा कि हम आपके लिए करने क्या वाले हैं, हमारे 5 साल की प्लानिंग आपके लिए क्या है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, रोजगार के लिए, ऐसे तमाम सारे मुद्दों के लिए। देखिए मनोज जी, जो आपका सवाल उसका जवाब भी आपने ही दे दिया है कि घोषणा पत्र का औचित्य क्या है। तो जो औचित्य उसके हैं वो आपने खुद ही बता दिया कि घोषणा पत्र इसलिए ज़रूरी है कि जनता को ये बताते हैं राजनीतिक दल कि हम सत्ता में आएंगे तो आपके लिए क्या करने वाले हैं, क्या आपकी ज़रूरतें हैं, हम उसको, आपकी ज़रूरतों को समझते हैं, उस हिसाब से हम काम करेंगे। ये एक बताने की एक भावना होती है। और वो एक तरीके से ये कहें कि जो सरकार में आ जाते हैं तो उनके लिए एक वो गीता, कुरान, बाइबल की तरह एक ग्रंथ हो जाता है जिसको फॉलो करना, रोज़ उसका अध्ययन किया जाए रोज़। लेकिन वो ऐसा भी हो जाता है कि जैसा कोर्ट रूम में हम देखते हैं कि उस पर शपथ रख के झूठी कसम भी खा लेते हैं। नहीं मनोज जी, ऐसा सियासत में ऐसा होता नहीं है। और यदि घोषणा पत्र की औचित्य नहीं होता तो मैंने जब से पत्रकारिता में आया हूँ या मेरे ध्यान में जब से है या जब से मैंने पढ़ा है, तो मेरे ख्याल से भारत में जो पहला चुनाव हुआ था तब से घोषणा पत्र आते रहे हैं। बिल्कुल। अमेरिका में भी यदि चुनाव होते हैं तो वहाँ पे भी राजनीतिक दल अपना लोगों को एक घोषणा पत्र की तरह ही वो अपने वादे बताते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे, देश के लिए क्या किया जा सकता है। तो हर राजनीतिक दल ये करता है। लोकसभा चुनाव के लिए भी घोषणा पत्र आते हैं। अब जहाँ तक
इन उपचुनाव के घोषणा पत्र की बात है या वचन पत्र की बात है, तो मैं इसको जायज़ मानता हूँ। बहुत सही निर्णय कांग्रेस का है और ऐसा आमतौर पे हर चुनाव के समय, जो उपचुनाव होता है, हर उपचुनाव के समय राजनीतिक दल उस क्षेत्र विशेष में जहाँ पर चुनाव हो रहा है वहाँ के लिए कुछ वादे घोषणाएं वहाँ पर करते हैं। जी बिल्कुल। कांग्रेस चूंकि इस बार मध्य प्रदेश में पहली बार ये अभूतपूर्व स्थिति है कि 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इसके पहले उपचुनाव इक्का दुक्का होते हैं, 2, 3, 4 सीटों से ज़्यादा कभी उपचुनाव हुए नहीं। 3-4। हाँ, तो ये पहली बार ऐसी स्थिति है कि जो एक मध्यावधि चुनाव की श्रेणी में आ गया है, तो इसलिए हर चीज़ें इसमें उस स्तर पर आगे बढ़ रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, तो इसलिए एक चर्चा का विषय ये हो गया है। हम थोड़ा पीछे जाकर देखें, यदि लोकसभा चुनाव जो हुए थे, तो लोकसभा चुनाव के लिए चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम राजनीतिक दल हों, उनने देश के लिए अपना एक घोषणा पत्र या वचन पत्र जो भी कहें उनका संकल्प पत्र वो जारी किया था। लेकिन इसी भोपाल में दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस उम्मीदवार थे, उनने कांग्रेस का एक अलग से भोपाल का डिक्लेरेशन लाए थे, वो भोपाल का घोषणा पत्र लेकर आए थे। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जो हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह, वो भी एक घोषणा पत्र अपना लेकर आई थी। अब उन दोनों घोषणा पत्र का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल। यदि हम राज्य सरकारों की बात करें तो कमलनाथ ने वचन पत्र लेकर आए थे, 900 से ज़्यादा वादे थे। ऐसा वचन पत्र था जिसको कि ये कहें कि जैसे आकाशगंगा है, उस तरीके का वचन पत्र लेकर आए थे जिसमें अनगिनत तारे हैं जिनको गिन नहीं पाना है। तो वैसे ही जो इतनी घोषणाएं थी जिनको कि 5 साल तो क्या, मुझे नहीं लगता अगले 50 साल भी कांग्रेस की सरकार है तो जो 900 से ज़्यादा उनकी जो घोषणाएं थी या जो वचन थे उसको वो पूरा कर पाएंगे। लेकिन हम दुर्गेश शर्मा को आपने भी सुना था, वो ये कह रहे थे कि 15 महीने में हमने 365 वादे पूरे कर दिए, यानी 33-35% के आसपास। मनोज जी, मुझे याद है कमलनाथ सरकार ने भी दावा किया था कि 70 दिन में हमने 100 वादे पूरे किए। बिल्कुल। लेकिन क्या पूरे हुए आप ये बताइए। उनकी जो पहली घोषणा थी, जो पहला आदेश जो उन्होंने कर्ज माफी का निकाला, वो आज तक अधूरा है। खुद कांग्रेस स्वीकार कर रही कि 2 लाख तक के कर्जे माफ नहीं हुए। बिल्कुल। जो कमलनाथ की एक और घोषणा जिसका जिक्र पैकेज में किया गया है कि उनने ये कहा था कि मेरी सरकार बनते ही साथ पहले दिन जो पेट्रोल डीजल पर 5-5 रुपए की कटौती कर दूंगा। हुआ क्या, सरकार बनी 1 महीने के अंदर उनने 5% उसमें टैक्स बढ़ा दिया, बिल्कुल, कम करने के बजाय। तो ये जो वचन हैं या वादे हैं या घोषणाएं हैं, इसका हश्र क्या होता है वो सभी को पता है। कुछ जो होने वाले काम है वो होते हैं, कुछ दिखावटी काम है जिससे जनता पर असर पड़ता है वो दिखाए जाते हैं। जैसे कर्ज माफी का एक मुद्दा था, बिल्कुल। जैसे उनने रोजगार देने की बात कही तो वो एक युवा स्वाभिमान योजना लेकर आए जिसका बड़ा धूम धड़ाके से स्वागत हुआ। नगाड़े बजे, बैंड बाजे भी उसमें बजाना सिखाया जाने वाला था। जिस तरीके से पैकेज में जिक्र किया गया उसमें ढोर चराने का भी जिक्र था कि हम रोजगार के उनने नए नए विकल्प या वो आदिम साधन भी शामिल किए उसमें, कि एक तरफ तो आईटी युग की बात कर रहे थे, एक तरफ आदिम संसाधन थे जो हाथ में डंडा लेकर ढोर चराने का, तो उसको भी उनने शामिल किया। लेकिन क्या हुआ, ना तो एक भी व्यक्ति को ढोर चराने का रोजगार दे पाए, ना एक भी व्यक्ति को आईटी का रोजगार दे पाए। बिल्कुल। थोड़ा और यदि हम पिछले 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखें तो वो हर बार भाजपा भी घोषणा पत्र लेकर आई है मनोज जी। जी बिल्कुल। लेकिन कभी भी चुनाव आने के पहले 5 साल पूरे होने के समय किसी भी सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रखा कि हमने इतने घोषणाएं की थी और इसमें से इतनी पूरी हो गई हैं। बिल्कुल। इसी मध्य प्रदेश की विधानसभा में मनोज जी एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश का संकल्प पत्र जारी हुआ था। जो विधानसभा का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है तो एक तरीके से उसको तो कहीं गीता के बराबर की अहमियत है यदि विधानसभा में कोई वचन दिया जाता है। 2010 के आसपास की बात थी। उसमें से जो 70 बिंदु थे उसमें से 70 में से मुझे नहीं लगता कि 7 बिंदु पर भी सरकार ने पूरी तरह काम किया हो। वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनते बनते पता नहीं कौन सा मध्य प्रदेश बन गया कि अब तो ऐसा हो गया कि चुनावी मध्य प्रदेश होकर सामने आ गया है। और जैसा कि कमलनाथ कह रहे हैं कि अब तो बिकाऊ मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली जाते हैं टिकाऊ जी। ब्रजेश जी, जो कुछ प्रभु जी ने कहा, और अब दूसरी बात करें कि बीजेपी के नज़रिए से बात करें कि जितने जो बागी थे, अभी 28 जहाँ चुनाव होना, 3 विधायकों का निधन हो गया था, 3 कांग्रेस के विधायकों ने बाद में पार्टी छोड़ी थी सरकार बनने के बाद बीजेपी की। जिन 22 लोगों ने बगावत की थी उनमें से लगभग सभी का यह आरोप था कि उनके क्षेत्र के विकास में काम होते नहीं थे, सुनवाई नहीं होती थी, मुख्यमंत्री समय नहीं देते थे, 2 मिनट भी उनसे बात नहीं होती थी, खड़े खड़े और कह दिया था चले चलो। इससे जब मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च को शपथ ली, उसके 2-4 दिन बाद से ही, क्योंकि अब कोरोना चल रहा था, तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और तमाम माध्यमों से चर्चा की, एक अलग विंग बना दिया गया। जिन विधायकों की डिमांड थी, जिन लोगों ने बगावत की थी, उनके काम पूरे होने लगे। और जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई, हमने देखा कल, तब उसके कुछ घंटे पहले भी कैबिनेट ने कई सारे ऐसे लोक लुभावन घोषणाओं पर अपनी मंजूरी लगा दी है। तो एक तरफ आप वादा करोगे और एक दूसरी तरफ जो बीजेपी का कैंडिडेट होगा वो ये बताएगा कि देखिए हमने आपके क्षेत्र के लिए ये सड़क, ये डैम,
ये सिंचाई की योजना है, फलानी योजना हमने आपके लिए स्वीकृत करा ली है, इनका शिलान्यास हो गया है, लोकार्पण हो जाएगा, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो इन सब के बीच जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो कहाँ टिकता नजर आएगा, क्योंकि वो तो ये कहेंगे कि हम ये करने वाले हैं। मनोज जी सही कहा आपने, ये घोषणा पत्र तो अब एक तरह से दिखावा साबित हो जाएगा। दरअसल क्या है कि जो विधायक इनके थे, पूर्व मंत्री थे या सिंधिया खेमे के लोग थे, वो छोड़ के ही इसलिए गए थे कांग्रेस की, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। आपको एक हाट पिपलिया का एक मामला हो जिसमें वो विधायक थे, जो सड़क वाला मामला था जिसमें वो सड़क नहीं बन रही थी, वो कितने परेशान थे कि सड़क नहीं बनी, और जैसे ही वो पाला बदल के गए तो शिवराज जी ने सड़क की घोषणा और काम भी शुरू हो गए वहाँ। आप यदि गुना की बात करें तो हाँ, इमरती देवी प्रभारी मंत्री थी और वो गुना में उनका कहना था कि कलेक्टर भी हमारी सुनवाई नहीं करते, हम एक सड़क तक नहीं बनवा सकते, इसलिए बैठकों में नहीं जा रहे हैं। तो ये हालात थे जब उनके छोटे छोटे काम नहीं हो रहे थे वहाँ के क्षेत्रीय विधायकों के, इसी से नाराजगी बढ़ती गई और वो सरकार छोड़ के चले गए और आज यहाँ आ गए। इसके बाद क्या हुआ कि जो वादे उन्होंने किए थे क्षेत्र में, उन पर सब काम करने लगे। जिन जिन से नाराजगी थी, जो कमलनाथ सरकार ने सुनवाई नहीं हुई थी, उन पर सब में शिवराज सरकार ने काम किया और पिछले 5 माह में बहुत सारी घोषणाएं जो उनने वादे किए थे पहले विधायकों ने, वो पूरे हो गए या उन पर अमल हो गया, या जैसा आपने कहा कैबिनेट में कुछ फैसले हो गए। तो अब जो कमलनाथ जी जो वचन पत्र बनाया है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मामले होंगे इसमें जो पहले के विधायक होंगे, क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर उठा रहे होंगे और मांग कर रहे होंगे, वो अब शामिल किए होंगे। उनमें से ज़्यादातर काम हो चुके होंगे या होने वाले होंगे या स्वीकृत हो चुके हैं। तो अब वो घोषणा पत्र का औचित्य कितना स्थानीय स्तर पर काम करेगा, ये आपको 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। प्रभु जी, आपने एक जिक्र किया था, अमेरिका का जिक्र किया था, तो एक वहाँ पर एक परंपरा है प्रेसिडेंशियल डिबेट की, जो कि आज अमेरिका में ट्रंप और जॉन बिडेन इनके बीच होना है। तो आपको नहीं लगता कि इस देश में इतने बड़े लोकतंत्र, हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ऐसी एक परंपरा इस देश में शुरू हो कि जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, या जो घोषणा पत्र बनाते हैं वो हैं, या जो उम्मीदवार हैं, उनकी एक सार्वजनिक बहस हो, वो अपनी बात जनता के बीच रखे और उसके बाद जनता के पास एक मौका रहे कि कौन अपनी बात अच्छे से रख पा रहा है, कौन उनकी चिंताओं को जाहिर कर पा रहा है, उसको देखकर वो वोट डालें। तो ये जो घोषणा पत्रों की जो बात है, वो इतने लंबे चौड़े आपको वादे नहीं करना पड़ेंगे, आपको ये समझ में जाएगा कि किस प्रत्याशी का क्या विजन है। देखिए मनोज जी, जो आप कह रहे हैं, ये ऐसा प्रयास अनादि टीवी ने भी किया होगा पिछले चुनाव के दौरान। तमाम मीडिया संस्थानों ने भी ये प्रयास किए, सामाजिक संगठनों ने भी ये प्रयास किए हैं कि दोनों उम्मीदवार, दो पार्टी के जो हैं आमने सामने, वो एक मंच पर आएँ, या दोनों दलों के जो अगुवा हैं वो एक मंच पर आएँ और अपनी बात कहें, वो बताएं कि वो उनका विज़न क्या है, वो क्या करके देने वाले हैं। सामने वाला वो जनता जो बैठी है सुनने वाली, वो उसको क्रॉस क्वेश्चन करे, उसके समाधान करें वो। लेकिन इस देश में चूँकि राजनीति ही एक झूठ तंत्र है, बिल्कुल, नेता जो कहते हैं वो कभी करते नहीं हैं और जो करते हैं वो कभी कहते नहीं हैं। कर्ज माफी 10 दिन में होनी थी, 10 महीने गुजर गए, अब पता नहीं कितने 10 साल गुजर जाएंगे, कर्ज माफ़ी नहीं होगी। सरकार बदल गई, हो सकता है सरकार फिर बदल जाए तो भी कर्ज माफ़ी पूरी नहीं होने वाली है। कमल पटेल कह ही चुके हैं जी। तो कोई भी सरकार या कोई भी राजनीतिक दल है, वो केवल वादे इसलिए करता है कि वो 5 साल के लिए एक बार सत्ता में आना चाहता है, और 5 साल बाद वो फिर वादे करता है क्योंकि वो दोबारा सत्ता में रहना चाहता है। वो समझता है कि जनता पिछले जो वादे हैं उसको भूल चुकी है, अब वो नए वादे करेंगे। इसीलिए आप देखिए कि जिस तरीके से कोई एक स्कीम शुरू की जाती है, कोई भी जनता के कल्याण की, वो योजना पूरी होने के पहले, उसका आउटकम या उसका रिजल्ट आने के पहले नई स्कीम शुरू कर दी जाती है, उसको धीरे धीरे बैकग्राउंड में डाल दिया जाता है, उसको भुला दिया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि उस पर सवाल ना खड़े हो सकें। तो ये इस देश का जो पूरी की पूरी राजनीति का सिस्टम है केवल झूठ पर आधारित है, इसलिए हमारे देश में ये संभावनाएं नहीं है। यह इसके लिए जनता को इतना जागरूक होना पड़ेगा कि वो ये कहे कि आप दोनों एक मंच पर आइए, या सीधे सवाल करें उनसे। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए भी लोगों को जोड़ा जा सकता है, लेकिन नेता जुड़ना ही नहीं चाहते। वो नेता जो आम जनता का एक बार चुनाव जीतने के बाद फ़ोन नहीं उठाते हों, बिल्कुल, जब वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो उनका मोबाइल नंबर गांव-गांव डिस्प्ले किया जाता है कि कभी भी कोई कष्ट हो इस नंबर पर फ़ोन कीजिए, या उनके लैंडलाइन नंबर बताए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद वो फ़ोन तो दूर, वो लोगों को पहचानना भी भूल जाते हैं जिनके हाथ पैर जोड़ के वो वोट हासिल करते हैं। तो इस तरीके का यदि हमारे देश का राजनीति है तो उसमें आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो जनता के बीच में जाएंगे और जवाब देंगे। लेकिन ये पहल होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे जो शक है लोगों का, जो शुबे हैं, या जो मैं कह रहा हूँ नेताओं के बारे में, तो नेताओं के बारे में ये जो धारणा है, कम से कम ये धारणा तो ख़त्म होगी लोगों की। तो ये अच्छा प्रयास हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी ये है कि अमेरिका में चूँकि 2 दलीय प्रणाली है,
2 पार्टियां ही आमने सामने चुनाव लड़ती हैं। हमारे यहाँ तो इतने सारे दल हैं कि अतः ही पता नहीं है, चुनाव आता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी पार्टी के लोग आ जाते हैं और कौन कौन चुनाव मैदान में खड़े हो जाते हैं। दलों का यदि इतने दलदल सारे है। लोगों को मंच मुहैया कराया जाए तो वो स्टेडियम छोटा पड़ जाए, कई बार ये स्थिति होती है। क्योंकि ईवीएम में 30-32 लोगों के नाम आते हैं तो 2-2 ईवीएम लगानी पड़ जाती हैं कई जगह। बिल्कुल। तो ये स्थिति इस देश की है। यहाँ पर पूरे के पूरे चुनाव आयोग को इस बारे में कोशिश करनी चाहिए और आयोग ही ये करा सकता है, जो आपका सुझाव है। जी। आयोग यदि ये कहे कि वाकई में मंच पर आकर वो आमने सामने बात करें, जनता से सीधे डिबेट में भाग लें, लोगों के सवालों के जवाब दें, जो घोषणाएं करना है उसको एलोबरेट करके बताएं कि हम ये घोषणा कर रहे हैं तो हम उसको कैसे पूरी करेंगे। मैं एक बार और पहले कहीं कहा था, मनोज जी शायद यही कहा था कि नेताओं को यदि वो कर्ज माफी का वादा कर रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कर्ज माफी का पैसा कहाँ से है। बिल्कुल इसी कार्यक्रम में आपने रोजगार घोषणा करते हैं तो उसके बारे में पूरा खुलकर बताना चाहिए। बिल्कुल खुलकर बताना चाहिए, लेकिन जो कुछ वो बताते हैं वो भी तो खुलकर करते नहीं हैं और वो ये कह देते हैं। जैसा अभी हम कर्ज माफ़ी की बात करें, ब्रजेश जी, जो प्रभु जी ने भी कहा कि जो हमने भी सुझाव दिया है कि आपने एक वादा कर दिया तो उस वादे को निभाने के लिए एक तो जैसे प्रभु जी ने कहा कि फंड कहाँ से आएगा, एक वो चीज़ पता रहे, क्योंकि जो पैसा आएगा वो जो टैक्स पेयर है उसके जेब से आएगा। दूसरी चीज़ है कि उस घोषणा पत्र में उस वादे के साथ एक टाइम लिमिट भी तय हो कि जैसे किसान कर्ज माफ़ी की बात है कि ठीक है 10 दिन की एक बात कही थी लेकिन ये संभव ही नहीं था, तो ऐसी घोषणाओं से बचा जाए और जो वादे किए जा रहे हैं तो उनमें एक टाइम पीरियड बता दिया जाए कि ये वादा है ये इतने दिनों में पूरा करेंगे, ये वादा इतने दिनों में पूरा होगा, ये वादा इतने दिनों में पूरा होगा। मनोज जी सही कहा आपने, जैसे पटेरिया जी ने भी कहा है कि एक आचार संहिता होने चाहिए। जैसे घोषणा पत्र आप लेके आते हैं तो उसकी एक आचार संहिता बने और वो चुनाव आयोग ही बना सकता है कि आप कौन कौन सी घोषणाएं करोगे। लोग लुभावन जो घोषणाएं कर देते हैं, दोनों दल या अन्य दल भी कर देते हैं, नेता कर देते हैं और उनका पालन नहीं कर पाते, उनकी क्षमता नहीं होती। जैसे कि आपने कहा कि कर्ज माफ़ी का मामला ऐसा था कि कांग्रेस को भी पता था कि कर्ज माफ़ी वो 10 दिन में नहीं कर सकती या उसको कर्ज माफ़ी करने में दिक्कतें होंगी, क्योंकि सरकारी खजाने की हालत जब हमें भी पता है तो नेताओं को भी पता रहती है। वो भी विधानसभा में सब सवालों के जवाब देखते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों जानते हैं सरकार की स्थिति कैसी है, माली हालत को देख के क्या क्या वादे हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से उनका घोषणा पत्र बना था वो जैसा कि पटेरिया जी ने भी कहा कि 50 साल तक पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसी घोषणाएं थी वो जो पूरी नहीं कर सकते। यदि वो घोषणाएं पूरी करते तो मध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ दिखता आपको। जो वादे आप नहीं कर सकते हो उनके लिए करना ही नहीं चाहिए नेताओं को, क्योंकि यही कारण है कि आपने देखा होगा जितने भी घोषणा पत्र यदि हम इतिहास उठा के देखेंगे शुरू से लेके 100% किसी का पालन नहीं हुआ। 1-2 घोषणाएं 30 घोषणाएं पालन हो जाती हैं उनका, वो हो जाती हैं। इसके अलावा बाकी घोषणाएं ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। और वो आपने ये भी देखा होगा मनोज जी कई बार के घोषणा पत्र में पुरानी घोषणाएं कई चुनावों से लगातार आती जाती हैं कि पिछली बार भी वो वादे किए थे, थोड़ा बहुत इधर उधर करके फिर उसको वादा कर लेते हैं, लेकिन वो पूरी कभी नहीं होती। जैसे पट्टे वितरण का एक मामला है जो कांग्रेस ने भी वादा किया है, भाजपा भी कई बार वादा करती है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह के ज़माने से ये वादा करते जाते हैं कि जो भूमि पर पट्टे जो रह रहे हैं जो लोग उनको भूमिहीनों को पट्टे दिए जाएंगे, आज तक पूरे नहीं हुए। कई कानूनी अड़चनें रहती हैं उनमें, जैसे आपको वन विभाग की अड़चनें रहती हैं, कोर्ट की वन्य क्षेत्र रहते हैं उनके भूमि आप दे नहीं सकते। तो ऐसे वादे कर लेते हैं वोट पाने के लिए नेता और बाद में उनको भूल जाते हैं। और क्या है कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से हो चाहे पूरे देश में कोई जवाब नहीं लेता, पब्लिक भी वो वादे भूल जाती है। उस टाइम तो वादे में आ जाती है, प्रलोभन में आ जाती है, लेकिन इसके बाद वो भी ध्यान नहीं रहता और हम जवाब नहीं मांगते। इस कारण नेताओं को लगता है कि एक के बाद एक वो झूठे वादे करते आ रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि कोई आचार संहिता ना बने। जैसे कि आपराधिक प्रवृत्ति के मामले में है कि कोर्ट में आप वो हलफनामा देंगे और इसके अलावा शपथ पत्र तो देते ही हैं आप, साथ ही ये भी देते हैं कि अखबारों में भी विज्ञापन देते हैं सार्वजनिक रूप से मेरे खिलाफ इतने मामले दर्ज हैं। तो जिस तरह से एक हलफनामा दिया जाता है कि मुझ पर एक आपराधिक दर्ज है, एक शपथ पत्र दिया जाता है, वैसे ही एक शपथ पत्र चुनाव आयोग को भी दिया जाना चाहिए कि ये हमारे घोषणा पत्र हैं, इन पर हमने अमल कर लिया है और इन पर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए ये कारण भी जनता को बताना चाहिए कि हम पिछले चुनाव में हमने ये वादे किए थे और इन पर अमल इस कारण से नहीं हो पाया है और ये हम अगली बार यदि हमारी सरकार बनती है तो हम उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से अगर ऐसी पहल हो गई तो इस देश के चुनावी इतिहास में नया मोड़ मिलेगा। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय अब और इजाज़त नहीं दे रहा है। तो नेताओं को निश्चित तौर पर जो घोषणा पत्र कर रहे हैं, अगर वो जैसा कि प्रभु जी ने कहा कि वो गीता, कुरान, बाइबल जो भी धार्मिक ग्रंथ है उसके हिसाब से अगर वो चलें
और उसको उसी तरह मानकर वो उन पे पालन करें तो हो सकता है जनता का कुछ भला हो जाए। लेकिन होता ये है कि जैसे सोशल मीडिया में अभी पिछले दिनों से एक जुमला चल रहा है कि चुनाव जो है 2 चरणों में होंगे, पहले चरण में नेता आपके चरणों में होंगे और दूसरे चरण में आप नेता के चरणों में। नेता जो है चुनाव के पहले वादे करते हैं पॉलिटिकल पार्टियां कि वो चांद तारे भी ज़मीन पर ले आएंगे, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो जो सड़कों पर सड़क ऐसी दिखती है जिन पर हम चलते हैं तो उनके गड्ढे देखकर ऐसा लगता है कि शायद हम ही चांद पर चले गए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें सोशल मीडिया और बाकी जगह, तो इस पर गंभीरता से विचार करना होगा सभी राजनीतिक दलों को, और अगर ऐसा हो पाया तो जनता की एक बड़ी सेवा होगी और जो झूठे वादे वो कर रहे हैं उससे वो बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता जब जवाब मांगेगी तो निश्चित तौर पर सभी को परेशानियाँ होगी। तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।